हेलो दोस्तों। तो कल के लेक्चर में हमने देखा कि हम सी प्रोग्रामिंग में किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, किस तरह से हम उसके अंदर ग्लोबल वेरिएबल या फिर लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। आज हम उसी वेरिएबल्स और कांस्टेंट के सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते हैं और उसको और भी डीपली एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल्स को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं और वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के क्या क्या रूल्स होते हैं। क्योंकि वेरिएबल्स एक कंटेनर की तरह होते हैं। जैसे मान लो कि हम घर पे किसी भी तरह के चीज़ों को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हमें अचार को स्टोर करना है, तो हमारे हमें उसके लिए एक कंटेनर कंटेनर चाहिए। मीन्स वो कंटेनर जो है यहाँ पे हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वेरिएबल का काम करता है। तो इस वेरिएबल को डिक्लेयर करने का कुछ ना कुछ तो रूल्स होता होगा, अदरवाइज हम उसके अंदर किसी भी तरह के डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। जैसे एक छोटे से कंटेनर के अंदर बहुत बड़ा सामान नहीं रख सकते, उसी तरह एक छोटे से वेरिएबल के अंदर हम बहुत बड़ा वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स हैं और किस तरह से हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल के डिफिनेशन को देखते हैं। तो वेरिएबल इज अ सिंपल टर्म इज अ स्टोरेज प्लेस दैट हैज़ सम मेमोरी एलोकेटेड टू इट। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेरिएबल है एक स्टोरेज प्लेस है जिसके लिए हमारे सिस्टम के मेमोरी में कुछ स्पेस एलोकेट होते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर सम फॉर्म ऑफ डेटा एंड रिट्रीव इट व्हेन रिक्वायर्ड। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स को या किसी भी तरह के सामान को अगर हम घर पे स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक कंटेनर चाहिए होता है। और हम जब उस डेटा को उस कंटेनर में रखते हैं तो यही सोच के रखते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसे मतलब वापस लेंगे, यूज़ करेंगे। सो इसी तरह से जब हम वेरिएबल को किस वेरिएबल के अंदर किसी डेटा को स्टोर करते हैं तो हम यही सोच के करते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब हम उस डेटा को वापस रिट्रीव करके यूज करेंगे। हमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो वेरिएबल होते हैं उनके लिए मेमोरी की साइज भी अलग अलग होती है। जैसे अगर इंटीजर टाइप का डेटा है और उसे हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी की साइज अलग होगी। अगर किसी कैरेक्टर को हमें किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है तो उसके लिए मेमोरी की स्पेस अलग होगी। तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग तरह के कंटेनर यानी कि वेरिएबल की ज़रूरत होती है। डेटा टाइप क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप ये याद रखो कि डेटा टाइप एज ए ऑब्जेक्ट या कि कोई सामान, मान लो कि कोई सामान है जो कि हमें एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम वेरिएबल के टाइप को, यानी कि वो इंटीजर है कि फ्लोट यानी कि डेसिमल है या फिर लॉन्ग है या फिर कैरेक्टर है या फिर स्ट्रिंग है, इस तरह का उसे हम टाइप पता कर दें कि उसका टाइप क्या है। उसके बाद उस वेरिएबल का कोई नाम होता है, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। यू आर फ्री टू कीप द नेम ऑफ एनी वेरिएबल। उसके बाद अलग अलग तरह के वेरिएबल्स होते हैं तो हम सॉरी वेरिएबल्स के लिए अलग अलग तरह के डेटा होते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के रूल्स क्या होते हैं। एक वेरिएबल जो होता है वो सब या तो अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है। अब अल्फ़ाबेट जो है वो अपर केस में ले लो या लोअर केस में ले लो। अपर केस मतलब कि बड़ी वाली ABCD ले लो या फिर छोटी वाली ABCD ले लो। सेकेंड जो हमारा रूल है कि अगर मान लो हम अल्फ़ाबेट को वेरिएबल को अल्फ़ाबेट से ना शुरू करके किसी और लेटर या किसी और सिंबल के साथ करना चाहते हैं तो वो सिंबल जैसे अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं हम। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स जैसे ए, उसके बाद हम उसके आगे कोई नंबर लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें किसी वेरिएबल को किसी नंबर से शुरू नहीं करना, अदरवाइज हमारा जो प्रोग्राम है वो कंपाइलेशन के टाइम पर एरर देगा। क्योंकि किसी भी वेरिएबल को हम किसी नंबर के थ्रू डिक्लेयर नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट जो है हमारे रूल का, कि वेरिएबल अल्फ़ाबेट फॉलोड बाय नंबर। यस, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, लेकिन उस कोई नंबर हम यूज़ कर सकते हैं किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन उस नंबर के पहले कोई ना कोई अल्फ़ाबेट या कोई स्पेशल सिंबल जैसे अंडरस्कोर, डॉलर वगैरह यूज़ किया हुआ होना चाहिए। जैसे एग्जांपल में इंटीजर टाइप का एक डेटा मैंने लिया है, जिस इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल मैंने लिया है जिसका नाम रखा है x1। एक्स जो है उस वन के पहले आ रहा है,
ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं तो अगर हम चाहते हैं कि उसमें कोई नंबर आए तो उस नंबर से पहले हमें किसी भी तरह का स्पेशल सिंबल जैसे अंडरस्कोर को का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर किसी अल्फ़ाबेट्स अपर केस या लोअर केस का यूज़ करेंगे। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स जैसे वेरिएबल तो हो गई कि जो जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए। कंटेनर वैसा बनाएंगे जिसके कंटेनर जो होगा वो हमारा, उसमें हम किसी भी तरह का डेटा जो स्टोर करेंगे तो किसी भी तरह का तो नहीं कर सकते, लेकिन अलग अलग डेटा यूज कर सकते हैं। जैसे एक्स के अंदर हम 3 को स्टोर करते हैं, 5 को स्टोर करते हैं, 6 को स्टोर करते हैं, 10 को स्टोर करते हैं। वी आर फ्री टू स्टोर एनी एनी वन ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप, जिससे कि हम उस वेरिएबल को डिक्लेयर किए हुए हैं। ध्यान रखना है कि उस वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम डेटा टाइप जरूर लिखेंगे, जैसे इंट, फ्लोट, कैर, ये हो गया। उसके बाद हम कांस्टेंट की बात करते हैं तो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट वो होते हैं जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड वंस दे आर डिफाइंड इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम बनाते टाइम अगर हम उसको हम डिफाइन कर दिए तो फिर हम उसको री इनिशियलाइज या मॉडिफाई नहीं कर सकते। दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, उनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है टिल द प्रोग्राम लाइफ, जब तक प्रोग्राम की जीवन लीला चलेगी, मतलब जब तक प्रोग्राम की लाइफ एग्जिस्ट करती है तब तक हम उस वैल्यू को किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। इफ वी आर ट्राइंग टू डू सो देन वी गेट सम एरर। वी कैन ऑल्सो असाइन वैल्यू टू द कॉन्स्टेंट इन द डिक्लेरेशन, और जब हम कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं उस टाइम पे हम उसको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। उसके बाद there can be any type of constant like integer, float, octal, hexadecimal, character constant etc। जैसे कि मैंने बात की थी कि जैसे कि हमारे पास अलग अलग तरह के वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उसी तरह से कॉन्स्टेंट्स के भी टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीजर का कांस्टेंट बना रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह का कांस्टेंट बनाना है, या फिर फ्लोट वैल्यू का बनाना है, जैसे पॉइंट्स जो डेसिमल्स वाले नंबर होते हैं उनका बनाना है, या फिर ऑक्टल या हेक्साडेसिमल या कैरेक्टर कांस्टेंट, जो भी बनाना है, लेकिन उसके आगे हमें कांस्टेंट कीवर्ड जरूर लिखना पड़ेगा। अदरवाइज वो कांस्टेंट न माना जाएगा, वो वेरिएबल की तरह करने हमारा प्रोग्राम उसे वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। अब आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम काफ़ी बार इसे मिस कर देते हैं, मैक्रोज। मैक्रोज जो है एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे थोड़ा ध्यान से हम सुनेंगे और समझेंगे। मैक्रोज एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है। फंक्शन आगे हम देखेंगे क्या होता है। मैंने जैसा बता भी रखा है आपको कि फंक्शन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैक्रोज भी सम टाइम फंक्शन की तरह बिहेव करता है। और वो हम जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे कि कैसे हम मैक्रोज का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंक्लूड studio.h, ये हमारा हेडर फाइल हो गया जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उसके आगे लगा हुआ है हैशटैग। लेकिन जो सेकेंड लाइन है जो कमेंट सेक्शन, वहाँ पे मैक्रो डिफिनेशन, मैंने मैक्रो का डिफिनेशन बताया हुआ है नीचे उसके कि हैशटैग डिफाइन लिमिट इक्वल टू 5। जो हैशटैग है जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है वो उसके बाद डिफाइन अगर कीवर्ड हम लिखते हैं और उसके बाद किसी भी तरह का वेरिएबल्स जैसे लिमिट लिखा हुआ है और उसके आगे मैंने 5 लिखा है, यानी कि हैशटैग जो है वो ये बताता है कि यहाँ से हमारे प्रोग्राम में कुछ ना कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी। लेकिन जो डिफाइन कीवर्ड है ये बताने के लिए बना हुआ है कि ये जो हमारी लाइन है वो मैक्रोज के लिए बनी हुई है। मैक्रोज क्या करता है? मैक्रोज एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। फिर से दोबारा सुन लो इसको कि मैक्रोज जो है वो एक फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और मैक्रोज को जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट से डिक्लेयर किया हुआ है और उसकी वैल्यू मैंने 5 इनिशियलाइज कर दी है, तो जब भी हमारे प्रोग्राम में ये लिमिट नाम का वेरिएबल इनकाउंटर होगा तो उसकी वैल्यू 5 से रिप्लेस हो जाएगी। जैसे प्रोग्राम जो हमारा चल रहा है उसके अंदर इंट मेन के अंदर जब हम देखें तो प्रिंटफ स्टेटमेंट, जो कि प्रिंटफ एक फंक्शन है, उसके अंदर द वैल्यू ऑफ लिमिट इज %d। %d मैंने बताया था ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स के लिए अलग अलग होते हैं। अभी हमारे पास इंटीजर तरह का डेटा टाइप है तो उसके लिए %d लगा हुआ है। जैसे ही %d के बाद कॉमा के बाद लिमिट आया तो लिमिट को हमारा कंपाइलर मैच करा के देखता है कि कहाँ पे है। तो जब कंपाइलर उसे मैच करा रहा है
तो उसे दिखा कि अच्छा मैक्रोज जो ऊपर हमने डिक्लेयर किया है उससे इसकी वैल्यू मैच करती है, तो लिमिट को वो 5 से रिप्लेस कर देगा। तो इस बात को एक बार फिर से आप ध्यान से नोट करना कि मैक्रोज जो होता है वो एक फंक्शन की तरह बिहेव करता है, और जब भी हम उस मैक्रोज की वैल्यू को प्रोग्राम में इनकाउंटर करते हैं तो जो हम डिक्लेयर करते टाइम वैल्यू दिए हुए हैं उससे ये हमारा रिप्लेस हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, एक पॉइंट है कि हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं कॉन्स्टेंट्स की। तो कॉन्स्टेंट्स मैंने पहली बात की थी कि कॉन्स्टेंट बनाते टाइम हम उस जो भी वेरिएबल है उसके आगे कॉन्स्ट लिख देते हैं। कॉन्स्ट लिख देने से ये हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि जो भी हमने डेटा टाइप्स बनाई हुई है, जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है वो कांस्टेंट है, और हम प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक उसे चेंज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्ट फ्लोट वैल्यू इक्वल टू 5.8। कॉन्स्ट कीवर्ड है, कॉन्स्ट कीवर्ड ध्यान रखना कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में टोटल 32 कीवर्ड होते हैं जिसमें कॉन्स्ट भी आता है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड से ये पता चलता है कि जो फ्लोट डेटा टाइप का जो फ्लोट वैल्यू वेरिएबल है वो एक कांस्टेंट है जिसको कि हम किसी भी तरह से प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर उसके बाद एक कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जो बना हुआ है उसका भी हमने वैल्यू कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, मीन्स ए। अब ये इसकी वैल्यू प्रोग्राम के लाइफ टाइम तक ए ही रहेगी, कैर वैल की वैल्यू हमेशा ए ही रहेगी। और उसको हम जब प्रिंट करवाते हैं जैसे इंटीजर कॉन्स्ट %d n वैल, ये वैल जो है ना वैल्यू, वो ये तो हमारी जो मैक्रोज बनी हुई है उससे आ रही है, लेकिन जो सेकेंड और थर्ड जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है वो हमारी ये कांस्टेंट वेरिएबल जो बनी हुई है वहां से आ रही है। तो कैर वैल्यू की वैल्यू ए प्रिंट होगी, फ्लोट वैल्यू की वैल्यू 5.8 प्रिंट होगी, और जो हमारी वैल्यू है वो मैक्रोज से आ रही है तो उसकी वैल्यू 10 प्रिंट होगी। अब मैं इसको एक कोड करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम अपने कांस्टेंट किस तरह से बनाते हैं, कांस्टेंट के और मैक्रोज का यूज कैसे करते हैं। ये तो हमारा एक एग्जांपल हो गया जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। अब हम एडिटर पे जाकर के कोड एडिटर पे जाकर के इसको एक बार देखेंगे। तो सबसे पहले मैं वीएस कोड को ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ constant डॉट सी। इस फाइल में हम लिखेंगे सबसे पहले हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो studio.h, okay, and after that we will write hashtag include conio डॉट एच। एक कोनियो डॉट एच जो होता है इसके अंदर बहुत सारी हमारे पास फंक्शन बनी पड़ी है, तो हम इसका यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि मैं अपने सिस्टम के अंदर एक फंक्शन यूज़ करने जा रहा हूँ जिससे कि हम टर्मिनल को क्लियर रखते हैं। तो इसके वजह से मुझे एक कोनियो डॉट एच यूज़ करना पड़ रहा है। कोनियो डॉट एच के अंदर क्लियर स्क्रीन नाम की एक हमारे पास फंक्शन बनी हुई है, उसका हम यूज़ करेंगे। इसको मैंने यूज़ किया, अदरवाइज इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इंट मेन। अब हम लिखते हैं इसके आगे हम लिखते हैं अपना वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। दोस्तों ओके, यहाँ पे थोड़ी एक मिस्टेक है। अब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं ये मैंने आपको अभी पहले थ्योरी में बताया। अब प्रैक्टिकली हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम उसका डेटा टाइप लिखते हैं, जैसे इंट एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम इंट के इंटीजर तरह के वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। अब मैं इसका नाम रखूंगा जैसे x, और x के अंदर मैं वैल्यू इनिशियलाइज करूंगा 12, ओके। और हम एक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे जो कि कैर टाइप का होगा, ताकि ये डिफरेंस पता चले कि केवल इंटीजर टाइप के ही वेरिएबल नहीं होते, और भी वेरिएबल होते हैं। तो कैर के अंदर मैं मान लेता हूँ कि एक ए नाम की वेरिएबल है। और या एक चीज़ और नोटिस करना दोस्तों कि जब हम किसी भी कैरेक्टर को इनिशियलाइज करते हैं तो उसे सिंगल कोट्स के अंदर ही रखेंगे ताकि हमारे कंपाइलर को पता चले कि ये कैरेक्टर है। एक फ्लोट वैल्यू भी कर लेते हैं, फ्लोट यानी डेसिमल वाली वैल्यू, जिसमें कि डेसिमल वाले डिजिट्स हमारे इसमें स्टोर होंगे, जैसे 2.5
एंड अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि ये किस तरह से प्रिंट होता है। सबसे पहले प्रिंटफ लिखेंगे, जो कि एक फंक्शन है, और इसके अंदर हम कुछ मैसेज लिखते हैं ताकि हमें ये दिखे कि किस तरह से वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो जैसे मुझे इंटीजर की प्रिंट करवानी है, तो वैल्यू ऑफ इंटीजर इज परसेंट डी। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि परसेंट डी जो एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जिसका यूज़ हम कंपाइलर को ये बताने के लिए करते हैं कि जो हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं या फिर जो भी हम कीबोर्ड से वैल्यू इंटर करवा रहे हैं वो किस तरह की वैल्यू है। किस तरह का मतलब यहाँ पे ये है कि वो इंटीजर है या कैरेक्टर है या फ्लोट है। तो ये हमारी कंपाइलर को पता चल जाता है कि जो यूज़र वैल्यू इंटर करवा रहा है या प्रिंट करवाना चाहता है वो कौन सी वैल्यू है। उसके बाद हम इसके आगे वेरिएबल का नाम लिख देते हैं, जैसे एक्स, और ये हमारा लाइन ऑफ कोड रेडी है। नेक्स्ट लाइन जो है हमारा, वहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से वैल्यू ऑफ कैरेक्टर कर लेते हैं और यहाँ पर हम लिखते हैं एस, और ये हुआ हमारा ए की वैल्यू प्रिंट। नेक्स्ट हम फिर से करते हैं फ्लोट की वैल्यू को प्रिंट। अब यहाँ पे हम परसेंट डी के जगह पे एफ लिखेंगे और यहाँ पर एफ की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। दोस्तों, मैंने आपसे पहले बोला था कि मैं यहाँ पे क्लियर स्क्रीन करने के लिए एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि हमारा conio.h के अंदर है। तो ये रहा हमारा क्लियर स्क्रीन CLS। ओके, अब हम इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। और मैंने पीछे पहले वाली सीरीज में बात की थी कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उसका exe फाइल बनता है, यानी एग्जीक्यूटिव फाइल बनता है। तो यहाँ पे हम साइड में देख सकते हैं कि अभी तक हमारा const.c नाम का एक फाइल बना हुआ है जो कि हमारी प्रोग्रामिंग की फाइल है। अब हम इसके अंदर देखेंगे कि जब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल करूंगा तो const.exe नाम की फाइल भी एक बनेगी। तो यहाँ से हम इसको रन करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ पे हमारी फाइल बन रही है या नहीं। सॉरी, यहाँ पे प्रिंटफ हमारा मिस है, तो इसको हम एक बार कर लेते हैं प्रिंटफ। ओके, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम। और हमारी ये फाइल, अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे लाइन जो हमारा है सेम लाइन में प्रिंट हो रहा था सारे की सारी वैल्यू। तो जैसे वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 12, वैल्यूज ऑफ कैरेक्टर इज दिस, ये सारी चीज़ें एक ही लाइन में प्रिंट हो रही थी। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और इसको हम बैक स्पेस एन से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे लाइन चेंज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हम इसको फिर से रन करके देखते हैं और ये हमारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। जैसे वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 12, देन वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज ए, एंड वैल्यू ऑफ फ्लोट इज 2.5। तो हमने इस कोड में देखा कि किस तरह से एक वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। जो वेरिएबल है हमारा वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे इंटीजर डेटा टाइप के हो सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप के हो सकते हैं, फ्लोट्स हो सकते हैं। और एक नया फंक्शन जो कि क्लियर स्क्रीन, जो कि VS कोड में ही रन होता है। टर्बो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्लियर स्क्रीन यानी CLR SCR फंक्शन का यूज़ करो और वो वहाँ पे आपका टर्मिनल क्लियर कर देगा। उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके हम वैल्यूज़ को किस तरह से प्रिंट करवाते हैं, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर जैसे %d, %c और %f का यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें अभी तक जो भी हमने बात की है वो कवर कर ली। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि जो const.exe फाइल मैंने बात की थी वो यहाँ पे बनी हुई है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि किस तरह से वेरिएबल को
इनिशियलाइज करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, किस तरह से कांस्टेंट को बनाते हैं, और इसके साथ साथ हमने मैक्रोज के बारे में जाना। और मैं आशा करता हूँ कि आप इसे एंजॉय करोगे। और टिल देन, गुड बाय, गुड बाय। एंड अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।